Good morning, students. I hope everyone will be fine. So, our today's topic is cofactors. So, what are cofactors? Cofactors are actually non-proteinaceous substance which are bind to enzymes and make the enzyme catalytically active. मीन्स कि जो कोफैक्टर्स हैं ऐसे नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस को बोला जाता है जो कि एंजाइम पे बाइंड होने के बाद एंजाइम को एक्टिव कर देते हैं. सो इस केस में जब एंजाइम के ऊपर कोफैक्टर अटैच हो जाता है तो क्योंकि कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है एंड एंजाइम एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, सो नॉन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को हम कोफैक्टर बोल देंगे और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर को हम एपो एंजाइम बोल देंगे. सो 3 तरह के कोफैक्टर्स स्टूडेंट इसमें स्टडी किए गए हैं जो आपके सिलेबस में हैं. दैट इज़ वन इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकेंड वन इज़ कोएंजाइम एंड थर्ड वन इज़ मेटल आयंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स. मीन्स कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नेचर में ऑर्गेनिक होते हैं और इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये एपो एंजाइम से बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच हो जाते हैं. दैट मीन्स टाइटली बाइंड हो जाती हैं और फिर ये सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को ब्रेक करके उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देती हैं. देन सेकंड वन है कोएंजाइम्स. कोएंजाइम्स क्या हैं? दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बट इनकी एसोसिएशन एपो एंजाइम के साथ टेम्परेरीली होती है. जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं वो टाइटली बाइंड हो जाते हैं लेकिन जो कोएंजाइम्स हैं वो टेम्परेरीली बाइंड होते हैं और अपना कैटलाइजिंग एक्शन जब एंजाइम का कंप्लीट हो जाता है तो उससे फिर वो डिटैच हो जाती हैं. सो इन्होंने एग्जाम्पल के अंदर हमें दिया हुआ है कि जो कोएंजाइम्स हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एन ए डी अपने आप में एक कोएंजाइम है. एंड थर्ड कोफैक्टर है, सॉरी वो भी एन ए डी एक कोफैक्टर है. तो थर्ड जो कोफैक्टर हमें दिया गया है दैट इज़ मेटल आयंस. कि कुछ मेटल आयंस ऐसे कह लो कि कोफैक्टर्स होते हैं कि जो एंजाइम से बाइंड हो जाते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच हो जाते हैं, एज वेल एज ऑन द अदर हैंड वो सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड बिल्डअप कर लेते हैं. सो ऐसे कोफैक्टर्स को फिर हम मेटल आयंस कोफैक्टर बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे ही एंजाइम का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब सबस्ट्रेट को जब वो प्रोडक्ट में चेंज कर देता है तो ये कोफैक्टर्स एंजाइम से रिमूव हो जाती हैं. सो ये जो कोफैक्टर्स हैं बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी में, क्योंकि एंजाइम का क्योंकि जो काम है वो है ही एज ए कैटलिस्ट का, यानी कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं. लेकिन जो एंजाइम्स है वो भी खुद जो है वो इन कोफैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि एंजाइम की कैटालिटिक पावर जो है वो इन कोफैक्टर्स पे डिपेंड करती है. So students, this is all about the chapter and now we will discuss some questions regarding the chapter. जैसे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो आपने पहले आई थिंक स्टडी किया होगा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, कि ऐसे मोलिक्यूल्स जिनका वेट मोलिकुलर वेट जो है 1000 डाल्टन से ज़्यादा का होता है उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. जैसे प्रोटीन्स हो गए का अपने जो स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. देन सेकंड वन है इलस्ट्रेट ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड एंड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने डीएनए की स्ट्रक्चर का वीडियो अगर अच्छे से देखा है, अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, तो उसमें मैंने तीनों तरह के बॉन्ड डिस्कस किए कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा होता है. ग्लाइकोसिडिक और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये दोनों डीएनए के हैं, लेकिन जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअल में जो प्रोटीन चैन बनती है अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चैन, तो उनका जो आपस में बॉन्ड होता है दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड. एंड व्हाट डू यू मीन बाय टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? आपने इस चैप्टर के जो वीडियोस आई हैं उनके अंदर मैंने प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन की हुई है. अगर आपको कोई डाउट उसमें तो एक बार उसकी वीडियो दोबारा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन्स की जो हमने उसमें डिस्कस की थी. देन जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 दिया, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड. कि क्या आप बता सकते हैं कि जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपको क्या होता है. सो इसके आंसर में आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा स्टूडेंट्स, कि देखिए जैसे कर्ड है, कर्ड के अंदर क्या लैक्टिक एसिड होता है, दैट मीन्स कि अपने आप में इसमें भी कुछ ना कुछ तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं.
जैसे ही जो क उम, जैसे ही जो मिल्क है, मिल्क के अंदर एक लैक्टोज नाम का प्रोटीन होता है, और जो कर्ड में जब ये कन्वर्ट होता है तो लैक्टोज को यानी कि उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है। यानी कि जो लैक्टोज है अपने आप में अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन हुई, और उस अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन को जब कुछ एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो वो जो यूनिट स्ट्रक्चर बनती है वो लैक्टिक एसिड बन जाती है। यानी कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कन्वर्ट होकर के एसिडिक स्ट्रक्चर बन जाती है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एलानाइन। एलानाइन है, सेराइन है, वेलाइन है, ये स्ट्रक्चर्स आई थिंक आपको इसी चैप्टर के अंदर दी हुई हैं, और आपको आई थिंक मैंने इसका शायद स्टूडेंट्स भेजा भी था स्टडी टाइम्स के दिनों में कि आपको इनकी डायग्राम जो है वो प्रैक्टिस करनी है, तो उन्हीं में से ये एक डायग्राम है। सो इसके अदर कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको स्टूडेंट्स वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि जो एंजाइम्स हैं उनके इम्पोर्टेंस क्या है, कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ऑन द अदर हैंड हमें बॉडी के अंदर डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, जैसे एंजाइम की आपने नोमेनक्लेचर पढ़ी है कि वो डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, लिगेज एंजाइम चीज़ों को बाइंड करने का काम करता है, तो ये उन एंजाइम्स के बारे में आपने लिखना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, एंड आई थिंक you should do some of the questions by your own. If you have some problems, then you can tell me anytime. Then okay students, thank you.